हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम्स पे। आज इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के क्वेश्चंस को लेके आए हैं। जीव विज्ञान के सारे पीवाईक्यू हैं और जो भी अभी तक बीपीएससी ने एग्ज़ाम कराए हैं, बीपीएससी ने अभी तक जो भी बिहार में एग्ज़ाम कराए हैं उन सब से जो भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो आज हम जीव विज्ञान के क्वेश्चन कवर करेंगे, बायोलॉजी के। इस क्लास में आपको क्वेश्चंस का जो लेवल है वो पता चलेगा, कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछली परीक्षाओं में, जैसे चाहे वो टीआरई की परीक्षा हो, टीआरई में प्राइमरी का यानी कि पीआरटी के अलावा 6 to 8, इसके अलावा 9-10 हो गया, उसके अलावा 11-12 हो गया। तो टीआरई के सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा अदर एग्ज़ाम भी जो भी होते हैं बिहार में, उनमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो बीपीएससी, अगर आपने पिछले पेपर देखे हैं तो आपको पता चलेगा कि बीपीएससी का जो एग्ज़ाम कराने का तरीका है, क्वेश्चंस को इधर उधर करता रहता है। टीआरई के पूछ देगा दूसरे एग्ज़ाम में और अदर एग्ज़ाम के पूछ देगा टीआरई में। इसके अलावा पहले भी हम यूथ की बुक से क्वेश्चंस को कवर करा चुके हैं, जो टीआरई के क्वेश्चन जितने भी पूछे गए थे। तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और ये जो कंटेंट है ये घटना चक्र से लिया गया है। घटना चक्र की जो पूर्वालोकन की बुक है, इम्पोर्टेंट बुक है। जो भी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, उनको इस बुक का एक बार अध्ययन जरूर करना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी करें, शेयर भी करें। तो लेकिन आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी आने वाले एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसके अलावा आपको जो पीडीएफ है, पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। और इसके अलावा एनसीईआरटी 6 to 12 की जो एनसीईआरटी होती है उसका भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है। तो जेनेटिक्स किसका अध्ययन किया जाता है जेनेटिक्स में? आनुवांशिकता और विचरण का। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है, 53वीं और 55वीं बीपीएससी में। तो देख सकते हैं जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों में जीनों और आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में लक्षणों की वंशागति के अध्ययन को कहा जाता है। तो लक्षणों की जो वंशागति होती है मनुष्य में, उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको वंशागति या जेनेटिक्स या आनुवांशिकी बोल देंगे, ठीक है, आनुवांशिकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, ऑर्निथोलॉजी अध्ययन है। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी के कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, पोमोलॉजी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? तो पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है जिसमें फलों एवं उसकी खेती का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी विज्ञान पर शोध एवं अभ्यास करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? पोमोलॉजिस्ट कहा जाता है, जो उस पर शोध करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लास के अंत में एनसीईआरटी की पीडीएफ भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी की क्वेश्चन जो बुक है उसको भी अध्ययन करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। संघ इकाइनोडर्मेटा के लिए क्या सत्य है? तो इकाइनोडर्मेटा यह त्रिस्तरीय और इनमें सीलोमिक गुहा होती है, ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा इनमें विशिष्ट जल संभार नाल तंत्र होता है। यह विशेष रूप से मुक्त जीव समुद्री जंतु है। तो मतलब ऊपर रूप में से एक से अधिक सही हो जाएगा। थोड़ा डिटेल देखते हैं इसके बारे में। संघ इकाइनोडर्मेटा विशेष रूप से समुद्री जीव हैं। ये बहुकोशिकीय जीव हैं।
जिनमें अच्छी तरह से विकसित अंग प्रणालियां हैं। इनका आकार तारे जैसा होता है, कैसा? तारे जैसा, तथा बेलनाकार होते हैं। ये ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं। इनमें सीलों में गुहा होती है। इनमें विशिष्ट जल संभान नाल तंत्र भी होता है। ये गलफड़ों के माध्यम से श्वसन करते हैं। ठीक है। अब जो क्वेश्चन है जैव विकास से संबंधित हैं, जो भी जैव विकास से अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। तो अत्यधिक विविधता किसके कारण होती है? उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन के कारण विविधता पाई जाती है। इसके तथ्य भी देख लेते हैं। वैज्ञानिकों का वह समूह जिसने प्रकृतिवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया, उसे नव डार्विनवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? नव डार्विनवादी। आधुनिक नव डार्विनवादियों के अनुसार जीनों में साधारण परिवर्तनों के उपरांत नए जीव बनते हैं। कैसे बनते हैं? जीनों में साधारण परिवर्तनों के उपरांत नए जीव बनते हैं, जिसमें उनमें विभिन्नताएं बढ़ जाती हैं। इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? उत्परिवर्तन। ये परिवर्तन स्पष्टतः वंशागत होते हैं तथा पीढ़ियों में वर्ण द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति होती है। कैसे होते हैं ये परिवर्तन? वंशागत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु थे। तो ये 95 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसमें कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है। करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, प्रोटोजोआ के उद्भव का प्रारंभ जो है 3.5 अरब वर्ष पूर्व हो चुका। इसमें साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल का उद्भव जो है 2.3 अरब वर्ष पूर्व हुआ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक मनुष्य जो है का पूर्वज है। किसका पूर्वज है? आधुनिक मनुष्य का पूर्वज कौन है, ये पूछ रहा है। तो ये क्रो-मैग्नन मानव जो हैं आधुनिक मनुष्य का पूर्वज कहलाते हैं। ये क्वेश्चन कब पूछा है? देखो, ये 1994 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, विकास का मुख्य कारक है। तो विकास का मुख्य कारक क्या होता है? प्राकृतिक वर्ण। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज विकास के सर्वाधिक मान्य सिद्धांत को विकास का संश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसमें जाति के अभ्युदय को आनुवंशिक विविधताओं की अन्योन्य क्रियाओं एवं प्राकृतिक चयन के आधार पर स्पष्ट किया गया है। विकास का कारण है तो पीढ़ी से पीढ़ी का अनुकूलन। ठीक है। डिस्कशन कर लेते हैं इसका थोड़ा। विकास के सर्वाधिक मान्य सिद्धांत को विकास का संश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। जो सर्वाधिक मान्य सिद्धांत हैं उनको ही विकास का संश्लेषणात्मक सिद्धांत माना जाता है, नाम से जानते हैं। इसमें जाति के अभ्युदय को आनुवंशिक विविधताओं की अन्योन्य क्रियाओं और प्राकृतिक चयन के आधार पर समझा जाता है, अर्थात पीढ़ी से पीढ़ी का अनुकूलन ही विकास का कारण है। ठीक है, ये लाइन याद रखना, पीढ़ी से पीढ़ी का अनुकूलन ही विकास का कारण है। अगला क्वेश्चन है, ये 2019 में पूछा गया है। जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? तो जहाँ पे जीव रहता है उसे आवास कहते हैं। ठीक है। आर्कियोप्टेरिक्स हैं, ये जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। ठीक है। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? जो मांस खाने वालों को क्या कहते हैं? कार्निवोरस कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्निवोर। मांस खाता है वह जानवर जो क्या कहते हैं? कार्निवोर। और मांस खाने वाले जानवरों को क्या कहते हैं? कार्निवोरस। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है? तो आंसर इसमें हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। टोड, मगरमच्छ और मछली, ये तीनों ही गर्म खून के प्राणी नहीं है। ठीक है। देखिए, टोड उभयचर वर्ग से संबंधित है और जबकि मगरमच्छ और मछली ये सरीसृप वर्ग से संबंधित हैं। ठीक है। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं। तो लाइकेन में क्लोरोफिल युक्त जो पार्टनर होते हैं एक साथ रहते हैं, कौन है वो? शैवाल और कवक। शैवाल और कवक जो है, शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है। इसका डिटेल देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर शैवाल और कवक एक साथ रहते हैं। तो शैवाल और कवक एक साथ रहते हैं।
इस प्रकार की संरचना में कवक अधिक प्रभावी साझेदार होता है। कवक जो होता है अधिक प्रभावी होता है। कवक शैवाल को आश्रय देता है और जल और खनिज प्रदान करते हैं। बदले में जो शैवाल होते हैं कवक को भोजन प्रदान करते हैं। शैवाल क्या करते हैं? भोजन देते हैं कवक को, ठीक है। और कवक क्या करते हैं? शैवाल को आश्रय, जल और खनिज देते हैं। तो जिसे वह प्रकाश संश्लेषण द्वारा तैयार करता है। क्या? शैवाल जो है भोजन बनाता है और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा तैयार करता है। जीव विज्ञान में यदि कोई दो जीव एक दूसरे की मदद करते हैं तो इसे सहजीवी संबंध कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से संवहनी पौधों को चुनिए। संवहनी पौधा कौन सा है इसमें? ये फर्न जो है संवहनी पौधा है। अच्छा, देखते हैं संवहनी पौधे होते कौन से हैं। देखिए, जल और खनिजों को भूमि से पादप के विभिन्न अंगों तक ले जाने के लिए लिग्नित ऊतक यानी कि लिग्निफाइड ऊतक पाए जाते हैं, ठीक है। तो संवहनी पौधा किसको कहते हैं? जो जल और खनिज को भूमि से पादप तक पहुंचाता है, ठीक है। तो फर्न एक अपुष्पक संवहनी पौधा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्पाइरोगैरा निम्नलिखित शैवाल में से किसका उदाहरण है? तो स्पाइरोगैरा जो होता है हरा शैवाल, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। हरा शैवाल का उदाहरण है स्पाइरोगैरा। स्पाइरोगैरा हरे शैवाल का एक उदाहरण है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। अतः यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा स्वयं अपना भोजन बनाता है। दुनिया भर में इसकी जो स्पीसीज हैं 400 से अधिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शैवाल का उदाहरण है। तो कौन सा? डायटम जो है शैवाल का एग्जाम्पल है, ठीक है। डायटम एकल कोशिका वाले शैवाल होते हैं। कैसे होते हैं ये डायटम? एकल कोशिका वाले। यह कांच से बने घरों में पाए जाते हैं। ये पारदर्शी और ओपलिन सिलिका से बने कोशिका भित्ति वाले एकमात्र जीव हैं। किससे बने होते हैं? ओपलिन सिलिका से, ठीक है। और ये पारदर्शी भी होते हैं, जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं, ठीक है। एकमात्र जीव हैं जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं। ये 2005 का क्वेश्चन है, CDPO में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है? तो आर्थ्रोपोडा जो है सबसे बड़ा संघ है। संघ आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है, ठीक है। पृथ्वी पर पाई जाने वाली सभी प्रजातियों में लगभग 2/3 प्रजातियां, 2/3 प्रजातियां आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आती हैं। तो सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा, ध्यान रखना है आपको। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया है BPSC प्री री एग्जाम में। लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है। तो लाल रक्त कणिका किसको बोलते हैं? RBC को। RBC रेड ब्लड सेल। तो कणिका RBC विहीन कौन सा होता है? ये केचुआ होता है। इसमें RBC का अभाव होता है, ठीक है। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा, केचुआ। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। तो विषाणु नहीं होगा। अगर जीवाणु की बात करें तो जीवाणु भी नहीं होगा। अगला ऑप्शन क्या है? माइकोप्लाज्मा। जी बिल्कुल, हमारा राइट आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा, ठीक है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन कर सकता है, ठीक है। स्वयं विकास और प्रजनन कौन करता है? माइकोप्लाज्मा। अगला क्वेश्चन है, कवक पौधों में नहीं पाया जाता है। कवक जो पौधे होते हैं उनमें क्या नहीं पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाई जाती है, कार्बन डाई यानी कि CO2 भी, और सूर्य का प्रकाश भी, लेकिन पर्णहरित नहीं पाया जाता है, ठीक है। अगला डिटेल देखते हैं थोड़ा इसकी। कवकों में पर्णहरित नहीं पाया जाता है, इसी कारण अब इन्हें पादप वर्ग में नहीं रखा जाता है। हालांकि पहले इन्हें पादप वर्ग में रखा जाता था, ठीक है। तो ये थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं इसको? म्यूटियोलॉजी में, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे म्यूटियोलॉजी में कहते हैं। इसमें शैवाल तथा कवक दोनों ही समान रूप से लाभान्वित होते हैं। शैवाल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं, जो स्वयं तथा कवकी घटक के लिए पर्याप्त होता है। कार्बनिक भोजन के बदले में कवकी घटक जो है शैवाल को खनिज और जल उपलब्ध कराते हैं। तो कवक क्या उपलब्ध कराते हैं?
जल और लवण। अगला क्वेश्चन है हमारा, जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियाँ मर जाती हैं। क्यों मर जाती हैं? क्योंकि वे सांस नहीं ले पाती हैं। तो सांस नहीं ले पाती यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अच्छा, इसका डिटेल देखते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। हवा में लगभग 20.94% ऑक्सीजन है तथा पानी में भार की तुलना में लगभग 0.5 से 0.9%, और ये तापमान पर निर्भर करते हुए। तो कितनी ऑक्सीजन है पानी में? 0.5 से 0.9% ऑक्सीजन है। किंतु अधिकतर मछलियां यदि पानी से बाहर निकाल दी जाएं तो ऑक्सीजन की कमी से होने वाली घुटन के कारण मर जाती हैं। इसका कारण क्या होता है, ये जरूरी है। देखिए, पानी में बहाव के साथ साथ गैसों का आदान प्रदान भी हो जाता है। तो इनके जो पतले चपटे गलफड़े एक गीले कागज की भांति कार्य करते हैं। तो इनके जो पतले चपटे गलफड़े होते हैं तो कागज की भांति कार्य करते हैं। ठीक है, और देखते हैं आगे। इनके जो पतले चपटे गलफड़े होते हैं कागज की भांति कार्य करते हैं। इसके अलावा पानी से बाहर निकालने पर ये जो गलफड़े होते हैं आपस में चिपक जाते हैं, जिसके कारण सतही क्षेत्र कम हो जाता है। घटे हुए सतही क्षेत्र के कारण गैसों का आदान प्रदान कम हो जाता है और मछली की मृत्यु हो जाती है। तो मेन रीजन क्या रहा? गलफड़े इनके जो पतले होते हैं कागज की तरह चिपक जाते हैं आपस में, तो इस वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है, ऑक्सीजन नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो ये अपनी गंध से पहचानते हैं एक दूसरे को। लगभग सभी पक्षियों में सूचनाओं के आदान प्रदान करने की विधियां होती हैं। ये जैसे कि दृष्टि से, आवाज़ से, स्पर्श से या गंध द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। मधुमक्खियां भोजन की दिशा तथा उसके स्रोत को बताने के लिए विभिन्न नृत्य मुद्राएं करती हैं, जबकि एक दूसरे को गंध से पहचानती हैं। डाल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, किसमें किए जाते हैं डाल्फिन? ये स्तनीधारी होते हैं, तो स्तनी में इनको वर्गीकृत किया गया है डाल्फिन को, ऑप्शन डी। देखिए, डाल्फिन स्तनपायी जलीय जंतु है। डाल्फिन की अनेक उपजातियां भी पाई जाती हैं। इसमें गंगा डाल्फिन, ध्यान दीजिएगा, गंगा डाल्फिन भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। कौन? गंगा डाल्फिन। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेढक और टोड निम्नलिखित में से किस उभयचर के उदाहरण हैं? तो ये एनुडा के उदाहरण हैं, मेढक और टोड। अच्छा, जो एनुडा वर्ग में आते हैं इनकी विशेषताएं क्या होती हैं तो देखते हैं। सबसे पहले तो ये उभयचर हैं, ठीक है, और इनके 4 पद पाए जाते हैं। इनके अगले पद पिछले पद की तुलना में लंबे होते हैं, आगे वाले थोड़े लंबे होते हैं पिछले की तुलना में, जिससे इन्हें छलांग लगाने में सहायता होती है। तो इनकी ये पहचान है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रायोफाइट में बीजाणु मात्र कोशिका होती है, तो ये डिप्लॉयड होती है यानी कि द्विगुणित, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ब्रायोफाइट में बीजाणु मात्र कोशिका द्विगुणित होती है। ब्रायोफाइट में मांस तथा लिवरवर्ट आते हैं। ब्रायोफाइट में क्या आता है? मांस का पौधा और लिवरवर्ट, जो प्रायः पहाड़ियों में नम तथा छायादार क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पहाड़ी में और नम स्थानों में जहाँ पे छाया हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोशिका से संबंधित, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है, यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोशिका भित्ति का स्रोत है, कोशिका का शक्ति स्रोत है, यानी कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो ये वायरस जो होता है इसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है। अच्छा, वायरस कैसे पाया जाता है? ये इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, वायरस के बारे में। विषाणु शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द यानी कि वायरस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विष अणु। ये अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव हैं। कैसे हैं? अकोशिकीय होता है ये और अति सूक्ष्म होता है, जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। जब वायरस को कोई जीवित कोशिका मिलती है तब ये एक्टिव होते हैं, वैसे ये इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। रासायनिक दृष्टि से ये प्रोटीन आवरण से घिरे न्यूक्लिक अम्ल हैं। कैसे? न्यूक्लिक एसिड होते हैं, प्रोटीन आवरण से घिरे न्यूक्लिक एसिड के खंड हैं। विषाणु पोषक कोशिकाओं के बाहर ना तो कोई जैव क्रिया कर सकते हैं और ना ही इनका द्विगुणन हो सकता है।
अगला क्वेश्चन है 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है। तो सेल यानी कि कोशिका, कोशिका की बात कर रहा है। कोशिका में 80% से अधिक क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। क्या, जल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से डैश आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या पाया जाता है, कोशिका झिल्ली। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। इसकी डिटेल देखते हैं थोड़ी। आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाने वाला तत्व कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली में कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। ठीक है, इसी झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली जो है अर्धपारगम्य होती है। कैसी होती है, अर्धपारगम्य। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्थायी ऊतकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो स्थायी ऊतकों के बारे में देखते हैं, वे तेजी से कोशिका विभाजन करने में सक्षम हैं। बी है, वे केवल युवा पौधों में पाए जाते हैं। वे विभाजित करने की क्षमता खो देते हैं। या उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ये विभाजित करने की क्षमता खो देते हैं। स्थायी ऊतकों के बारे में ये कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, इसके बारे में जान लेते हैं। वे ऊतक जो पूरी तरह से विकसित हो चुके हैं और विभाजन की क्षमता खो चुके हैं, उन्हें ही स्थायी ऊतक कहा जाता है। ठीक है, पौधों एवं पशु कोशिकाओं में अंतर निम्न में से किस संरचना से स्पष्ट होता है। तो पौधे की कोशिका और पशु की कोशिका यानी कि जंतु की कोशिका में जो मेन अंतर होता है, क्या होता है, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति से डिफरेंस लगाया जाता है। देखिए, पौधों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति के साथ साथ कोशिका झिल्ली भी होती है। किसमें, पौधों की कोशिका में। पौधों में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली को घेरती है। यह पौधों की कोशिका को उसका आयताकार आकार देती है। ठीक है, पशु कोशिकाओं में यानी कि जंतु कोशिका में केवल कोशिका झिल्ली होती है, लेकिन कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोशिका भित्ति। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर ये भी है, अनुवांशिकता यानी कि जेनेटिक्स। मेंडल के अनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो इनका लैंगिक जनन पर आधारित है। ठीक है, सबसे पहले पूछा जाता है अनुवांशिकता की खोज किसने की, मेंडल ने। ठीक है, अनुवांशिकता का जनक किसको कहा जाता है, मेंडल को ही कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, लैंगिक जनन। अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करती है। तो अनुवांशिकता जो है, अनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्नगत विकल्पों में अनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से अनुवांशिकी को संदर्भित करती है। ठीक है, जीव विज्ञान में अनुवांशिकता का अध्ययन अनुवांशिकी कहलाता है। क्या कहते हैं, अनुवांशिकी। अनुवांशिकता माता पिता से उनकी संतानों में गुणों का स्थानांतरण है। तो माता पिता से बच्चों में जो गुण पाए जाते हैं उसे ही इस अनुवांशिकता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे प्रतिकृति के योग्य बनाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति। तो ऑप्शन ए ही करेक्ट है हमारा, ऑप्शन ए। डिटेल देखते हैं इसकी। डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है। ठीक है, तो अब डीएनए और आरएनए दोनों पाया जाता है जो उसे स्वप्रतिकृति के योग्य बनाता है। विदित हो कि क्लोरोप्लास्ट सभी हरे पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो है हरे पेड़ पौधे होते हैं उनके कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। इनकी संख्या जो है 1 से लेकर 1008 तक हो सकती है। यह एक दोहरी झिल्ली वाली संरचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, डीएनए की खोज किसने की।